नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव सीरीज मानव भूगोल के अंतर्गत जो हम भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी गोंड जनजाति के बारे में। उसका निवास क्षेत्र, खान पान, रहन सहन, उनका व्यवसाय, सामाजिक संगठन, आखेट आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे भारतीय जनजातियों के अंतर्गत अगली भारतीय जनजाति की, जिसका नाम है संथाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, यहाँ पर संथाल जनजाति के कुछ सदस्यों को दिखाया गया है। तो इनका आप कलर भी देख सकते हैं, इनका पहनावा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये संथाल जनजाति के सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद संथाल जनजातियों की महिलाओं को भी देख सकते हैं आप कि इनका रंग रूप कैसा है और इनका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर संथाल जनजातियों के एक नृत्य को दिखाया गया है, लोक नृत्य को। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो महिलाएं हैं उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। सिर पर उन्होंने एक कलश टाइप का रख रखा है, लोटा रख रखा है। जो पुरुष हैं ढोल नगाड़े के साथ कुछ अपना लोक नृत्य कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने सिर पर भी कुछ बांध रखा है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। जो संथाल हैं मुख्यतः झारखंड के छोटा नागपुर पठार तथा उसके समीपवर्ती भागों में रहते हैं और मुख्यतः स्थायी कृषि करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखते हैं कि संथाल छोटा नागपुर पठार जो झारखंड राज्य में है, और ये स्थायी कृषि करते हैं, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि नहीं करते हैं। चलिए अब हम इनके निवास क्षेत्र की बात करते हैं। तो जो संथाल लोग हैं उनका मुख्य निवास क्षेत्र झारखंड राज्य का छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, यहाँ संथाल परगना यानी कि जो छोटा नागपुर पठार है उसी के अंतर्गत संथाल परगना, पलामू, रांची, हजीराबाद आदि जनपद पर संथालों का मूल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड के ये ज़िले दिखाए गए हैं, इन ज़िलों में ही संथाल मुख्यतः रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का जो वीरभूमि ज़िला है और जो उड़ीसा का कटक है उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भी संथाल पाए जाते हैं। संथाल परगना का नामकरण संथालों की अधिकता के कारण ही पड़ा है। दोस्तों, ये पूरा नाम है संथाल परगना। परगना का मतलब दोस्तों ज़िला ही होता है। तो संथाल जो परगना है उसका नाम ही संथालों की अधिकता के कारण हुआ है। संथाल परगना रांची पठार का पूर्वी भाग है। ठीक है दोस्तों, जो छोटा नागपुर पठार है, मान लीजिए ये छोटा नागपुर पठार है, तो एक बीच से इसमें नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। तो जो पूरब का भाग है उसे रांची का पठार कहते हैं और जो उत्तर का भाग है उसे हजारीबाग का पठार कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो संथाल परगना है वो रांची पठार का पूर्वी भाग है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से लेकर के 250 मीटर तक है। ठीक है, इस पठारी भाग पर लावा का निक्षेप पाया जाता है। लावा आपको बताया था दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं जब तक वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं पृथ्वी के नीचे यानी क्रस्ट के नीचे, तो उन्हें मैग्मा कहते हैं। और जब वो धरातल के बाहर निकल आती हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये मैग्मा है, जब ये धरातल को तोड़ करके बाहर निकल आता है तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो इस पठारी भाग पर लावा का निक्षेप ही है, किंतु बीच बीच में नदियों तथा पहाड़ियों की उपस्थिति से ये विच्छिन्न हो गया, यानी कि अलग थलग हो गया है। ठीक है, यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे ब्राह्मणी, गुयानी, अजय, मोर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। नदी घाटियों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, जहाँ कहीं भी दोस्तों पूरे पृथ्वी पर आप चले जाएंगे, अगर कहीं से भी नदी निकल के गई है
तो उसके जो आसपास की मिट्टी होगी वो कैसी होगी, तो वो जलोढ़ मिट्टी ही होगी। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से संथाल जनजाति के क्षेत्रों को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, और जो आप ये देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से, सॉरी, ये जो डार्क कलर से देख पा रहे हैं, संथाल जनजाति यहीं पर निवास करती है। यानी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये प्रमुखता से मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जो संथाल क्षेत्र की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी का मतलब दोस्तों आपको बताया था कि ये मान लीजिए स्थल है और ये आपका जलीय भाग है। ठीक है, तो मानसूनी का मतलब होता है कि 6 महीने जल से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं और 6 महीने स्थल से जल की ओर हवाएं चलती हैं। जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है वो मानसूनी जलवायु ही पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और हम बता दें आपको कि जहाँ पर भी जलवायु के बारे में आपको चर्चा करनी होती है तो 2 चीज़ों को बताना होता है आपको, एक तरफ टेम्परेचर और दूसरी तरफ रेनफॉल यानी कि वर्षा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। तो जलवायु आपको पता चल गई यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वैसे तो पूरे इंडिया की ही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। किंतु शीत ऋतु में यानी कि ठंडियों की बात करें तो तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम वर्षा की बात करें तो जो अधिकांश वर्षा है ग्रीष्मकाल में जून से सितंबर के मध्य होती है। दोस्तों, भारत में जो मानसून का वक्त है वो जून से सितंबर तक ही है। ठीक है, जून से सितंबर तक हमारे भारत में मानसूनी वर्षा होती है। तो यहाँ पर भी जून से सितंबर में मध्य ही वर्षा होती है। किंतु शीतकाल में भी वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 170 से 180 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, यानी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर होती है। पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ पठार और पहाड़ी ढाल वनों से आच्छादित हैं, यानी कि पहाड़ी और पठारी भाग की जो ढाल है। दोस्तों, पठार हमेशा मेज की तरीके होता है। ठीक है, यानी कि इसके जो ढाल होते हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन जो पहाड़ी होती है उसके ढाल स्लोप होता है, यानी कि जेंटल स्लोप पाया जाता है। तो इन भागों में वन पाए जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको पर्वत श्रेणियों को दिखाया गया है और बेसिकली आपको छोटा नागपुर दिखाया गया, पठार दिखाया गया है। तो दोस्तों ये है छोटा नागपुर का पठार। यहीं पर आपकी संथाल जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो संथाल काले रंग के और औसत कद वाले होते हैं। ठीक है, यानी इनका रंग काला होता है और इनका जो लंबाई होती है वो लगभग 5 सवा 5 के आसपास ही रहती है, यानी औसत होती है। इनकी नाक चौड़ी और सिर गोल होता है। इन्हें भारत की मूल प्रजाति द्रविड़ से संबंधित माना जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि भारत की जो मूल प्रजाति है वो द्रविड़ थी और संथाल प्रजाति को द्रविड़ प्रजाति से ही संबंधित माना जाता है। ये शारीरिक बनावट आदि के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि मलाया यानी मलेशिया, जावा यानी इंडोनेशिया, हिंद एशिया आदि के आदिवासियों से मेल खाते हैं। यानी कि मलाया, जावा, हिंद एशिया में जो आदिवासी पाए जाते हैं उनसे ही मेल खाते हैं भारत में पाए जाने वाले संथाल जनजाति के लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की। तो संथाल अधिकांशतः कृषक हैं, यानी ये कृषि कार्य करते हैं। किंतु ये लोग पशुपालन, जंगली वस्तुओं को एकत्रित करना, आखेट करना, मजदूरी या नौकरी आदि कार्यों में भी संलग्न हैं। यानी कि ये काफ़ी विकसित अवस्था में आप ये मान सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार का काम करते हैं। कृषि, पशुपालन, जंगली वस्तुओं को एकत्रित करना, शिकार भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं और ये नौकरी भी करते हैं। संथाल लोगों की जो जीविका है मुख्यतः कृषि पर आधारित है। ठीक है,
कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित है, यानी कि जो संथाल लोगों की जीविका है, जीवन यापन करने का तरीका है, वो कृषि पर आधारित है। और कृषि किस पर आधारित है? तो वर्षा पर आधारित है। और भूमि कम उपजाऊ भी है यहाँ की, तथा कृषि करने के ढंग भी आदिम प्रकार के हैं, यानी कि प्राचीन प्रकार के तरीके। आज के जैसे ये नहीं है कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर आदि से कृषि करते हैं, ऐसा नहीं है। ये पुराने तरीके से ही खेती करते हैं, यानी कि बैलों से, फावड़ा, खुरपी आदि का प्रयोग करके ही कृषि करते हैं, जिसके कारण खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि उपजाऊ भी कम है और हमारे ढंग भी, खेती कृषि करने का ढंग भी प्राचीन काल वाला है, तो खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा और वर्ष भर जीवन निर्वाह के लिए वो अपर्याप्त भी होगा, यानी कि जितना उत्पादन होगा उससे काम नहीं चल पाएगा। ये लोग मुख्यतः धान, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा साग सब्जी की खेती करते हैं। इनके खेत स्थायी हैं, यानी कि ऐसा नहीं है, स्थानांतरणशील कृषि नहीं करते हैं, न चरवाही वाली कृषि करते हैं। ये स्थायी खेतों पे खेती करते हैं और एक ही खेत पर हर वर्ष खेती करते हैं, जैसे अपने यहाँ खेती की जाती है। ठीक है। कृषि उत्पादन कम होने के कारण संथाल लोग पशुपालन करते हैं, शिकार भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, क्योंकि लोगों को पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अगर कृषि से उनका पेट नहीं भर पा रहा है, यानी कि उनको जितनी ज़रूरत है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए वो पशुपालन करते हैं, शिकार करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। इनके पशुओं में गाय और बकरियां प्रमुख हैं, जिनसे ये दूध प्राप्त करते हैं। ठीक है। भोजन की कमी को पूरा करने के लिए संथाल लोग जंगली पशुओं का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं तथा तालाबों और नदियों से मछली भी पकड़ते हैं और जंगलों से कंदमूल, फल फूल आदि भी एकत्रित करते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जितनी ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। झारखंड की जो कोयले, लोहे और अभ्रक की खदानें हैं, यानी कि खाने हैं, उनमें बड़ी संख्या में संथाल लोग मजदूरी करते हैं। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इनको जो मजदूरी दी जाती है वो काफ़ी कम दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी पूर्ति ज़्यादा है और लोगों की मांग कम है, इसलिए कम कीमत पर इन्हें रखा जाता है। दार्जिलिंग और असम के चाय बागानों में भी संथाल काम करने के लिए जाते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में काम या मजदूरी की खोज में संथाल अपने परिवार के साथ झुंडों में निकल पड़ते हैं। ठीक है। संथालों की जो आर्थिक स्थिति है वो अधिक कमज़ोर है और ये लोग बड़ी कठिनाई से भोजन और वस्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। अभी आपको बताया कि ये जहाँ पे मजदूरी करते हैं तो मजदूरी इनको काफ़ी कम दी जाती है। क्यों? क्योंकि संथाल लोगों की संख्या अधिक है और मांग कम है। तो आपको पता है जहाँ पे मांग कम होती है वहाँ पर कीमत कम हो जाती है। ठीक है। अगर इनके भोजन की बात करें तो अभी आपको बताया ये कृषि भी करते हैं, जंगलों से कंदमूल, फल फूल भी एकत्रित करते हैं, शिकार भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लोग खाते क्या क्या हैं। ठीक है। तो ये लोग चावल और मक्का संथाल लोगों का मुख्य भोजन है। ये लोग मक्का, ज्वार और बाजरे की रोटी खाते हैं और गाय तथा बकरी का दूध भी प्रयोग करते हैं। अन्न की कमी होने पर ये लोग पशुओं के मांस और मछली भी खाते हैं। ठीक है, यानी कि ये सर्वाहारी होते हैं। ये लोग मुर्गी और बकरी भी पालते हैं, यानी कि गाय, बकरी और मुर्गी भी पालते हैं, जिनका मांस विशेष अवसरों पर खाया जाता है। संथाल लोग शराब और तंबाकू के प्रेमी होते हैं, यानी कि शराब और तंबाकू भी ये अधिक मात्रा में उपयोग में लाते हैं। अगर हम इनके वस्त्र और आभूषण यानी कि पहनावे की बात करें तो पठारी लोग, संथाल लोग कम वस्त्र पहनते हैं, यानी कि जो संथाल लोग हैं वो कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष अधिकतर ऊंची धोती पहनते हैं तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, जैसा कि आपको ऊपर वाले चित्रों में दिखाया भी गया था। आप जाकर के वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि वो क्या क्या पहनते हैं। मैदानी तथा बाहरी संपर्कों से पुरुष कुर्ता और स्त्रियां ब्लाउज भी पहनने लगी हैं।
उत्सव तथा विशेष अवसरों पर पुरुष सिर पर पगड़ी भी बांधते हैं और स्त्रियां कई तरह की श्रृंगार भी करती हैं। यानी कि विशेष अवसरों पर स्त्रियां और पुरुष काफ़ी सजते संवरते हैं। स्त्रियां नकली मोती, मूंगा की मालाएं तथा चांदी, लोहा, पीतल आदि के आभूषण भी पहनती हैं। ठीक है, यानी इन्हें काफ़ी पहनने ओढ़ने का शौक़ भी होता है। अगर इनके गृह और अधिवास की बात करें तो संथाल लोगों के एक गांव में सामान्यतः 100 से 200 तक घर पाए जाते हैं। संथाल अपना घर पत्थर, मिट्टी की लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, बांस, घास, पत्ती आदि से बनाते हैं। ये लोग घर की दीवारें पत्थर तथा बांस के ठट्ठर द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, ठट्ठर का मतलब होता है कि बांस आपने देखे होंगे जब ऐसे लगे होते हैं तो उन्हें ठट्ठर कहते हैं। ठीक है, बनाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं। पक्की दीवारों वाले घर पर छतें खपरेल से बनाई जाती, यानी कि ये दीवारें तो पक्की ईंटों से बना लेते हैं लेकिन छत में खपरेल बनाते हैं। ठीक है, अथवा घास फूस के छप्पर के रूप में होती है। घर के अंदर एक पूजा स्थल भीतरी भाग भी होता है जहाँ केवल पुरुष ही प्रवेश कर सकता है। यानी कि यहाँ ये जो घर के अंदर जो मंदिर बनाते हैं वहाँ पे स्त्रियों का जो प्रवेश होता है वो वर्जित होता है। अगर हम उपकरण और औजारों की बात करें कि ये किन किन औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो पशुओं का खेत यानी कि पशुओं का जो शिकार करना होता है तो ये लोग धनुष बाण, भाले और कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संथाल लोग यानी कि पशुओं के शिकार में तो कुल्हाड़ी, धनुष बाण, लोहे आदि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उन्हें खेती में कार्य करना होता है तो वे लोहे का फल लगा हुआ लकड़ी का हल, कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर घरेलू कार्यों में की बात करें तो घरेलू कार्यों के लिए मिट्टी और धातु के बने बर्तनों का प्रयोग ये लोग करते हैं। ठीक है, अगर हम सामाजिक संगठन की बात करते हैं कि संथाल लोगों का सामाजिक संगठन कैसा है। ठीक है, तो जो संथाल लोग हैं, लोगों का एक विकसित प्रादेशिक संगठन है, यानी इनका जो संगठन है वो काफ़ी विकसित है, जो पंचायती व्यवस्था पर आधारित है। यानी हमारे यहाँ जैसी पंचायती व्यवस्था चलती है वैसे ही संथाल लोगों में भी पंचायती व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जिसे सभी ग्रामवासी यानी गांव के जो निवासी होते हैं साधारण राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो गांव का मुखिया होता है गांव के सभी लोग उसको राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। बड़े गांवों में ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, जिसके हाथ में गांव की सत्ता तथा ग्रामीण विवादों को निपटाने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ प्रधान बनते हैं गाँव में, वैसे ही यहाँ पर ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, और प्रधान ही प्रमुख होता है और वही उसी के हाथ में गांव की सत्ता भी होती है और ग्रामीण विवादों को प्रधान ही निपटाता है। संथाल समाज जहाँ एक और प्रकृति पूजक है, यानी कि टोटेमिस्टिक है, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं ये लोग, वहीं दूसरी ओर ये हिंदू व्यवस्था से भी प्रभावित है। ठीक है, एक गोत्र या वंशन यानी कि दोस्तों वंश, ठीक है, एक गोत्र या वंश सभी ग्रामवासी सामाजिक कार्यों में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यानी कि इनमें भाईचारा या सद्भावना बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, शिकार करना हो या घर का निर्माण करना हो या कोई उत्सव हो आदि में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं करते। ये लोग कई वंशों यानी कि गोत्रों में विभक्त हैं, जिनके नाम नदियों, पशुओं, वृक्षों तथा अन्य पदार्थों के नाम पर रखे गए हैं। यानी कि जो संथाल लोग हैं वो कई गोत्रों में विभाजित हैं और उनके नाम प्रकृति
में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर किया गया है। संथाल समान गोत्र में विवाह नहीं करते और एक गांव के लड़के का विवाह दूसरे गांव की लड़की से किया जाता है। ठीक है। विवाह की कई प्रथाएं भी हैं, जैसे सामान्य विवाह। सामान्य विवाह का मतलब दोस्तों ये होता है कि लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष के घर जाते हैं और लड़की को देखते हैं, और दोनों में जब समानता होती है, यानी कि जब बात पक्की हो जाती है, तो दोनों की शादी कर दी जाती है। ठीक है। अगर अपहरण विवाह की बात करें तो इसमें जो बॉय यानी लड़का होता है वो गर्ल यानी कि लड़की को ज़बरदस्ती घर से उठा लाता है। ठीक है। इसके बाद जो लड़के का बाप होता है वो लड़की के घर जाता है और उसके बाप से बात करके उन दोनों की शादी करा दी जाती है। ठीक है। विधवा विवाह प्रथा भी है दोस्तों। जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होती है उसका विवाह भी दूसरे लड़के के साथ किया जा सकता है, यानी कि विधवा विवाह भी प्रचलित है यहाँ पर। संथाल मुख्यतः प्रकृति के पूजक होते हैं, यानी कि प्रकृति को ये बहुत मानते हैं और किसी विशेष धर्म को नहीं मानते। यानी बेसिकली ये प्रकृति को ही मानते हैं, बाकी अन्य धर्मों को ये नहीं मानते। ठीक है। मारन बरु इनके प्रमुख देवता हैं, यानी कि जो संथाल हैं दोस्तों उनके जो प्रमुख देवता हैं मारन बरु, जिनकी मूर्ति बनाकर संथाल लोग गांव के माझी थान यानी कि देव स्थान में पेड़ के नीचे स्थापित करते हैं। और दोस्तों यहीं पर आपको बता दें कि जो आपने अर्जुन मुंडा जी का नाम सुना होगा। ठीक है। तो अर्जुन मुंडा जी तो थे वो इसी जनजाति से संबंधित थे। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये लोग गाय को पूज्य मानते हैं, यानी गाय की पूजा करते हैं, और सोया राम नामक त्यौहार पर इसकी पूजा की जाती है। यानी कि गाय को ये बहुत मानते हैं और गाय की पूजा सोया राम नामक जब त्यौहार होता है तो उसकी गायों की पूजा की जाती है। संथालों के कई धार्मिक सामाजिक उत्सव भी होते हैं जो वर्ष के विभिन्न अवसरों पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की आपसे भारतीय जनजातियों के अंतर्गत संथाल जनजाति के बारे में, जिसमें हमने उनके निवास क्षेत्र, उनके भोजन, उनके वस्त्र और आभूषण और उनके व्यवसाय, उनके सामाजिक संगठन आदि के बारे में चर्चा की है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई भारतीय जनजाति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।